हरियाणा के सरकारी संस्थाओं से भी हटकर एक संस्था गो सेवा धाम चिकित्सालय की टीम घायल गोवंश का इलाज के लिए दिन रात एक काम कर रही है और घायल गोवंश की देखभाल और किसी कारणवश अगर किसी गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी ये संस्था अपनी तरफ से बिना किसी सरकारी सहायता के कर रही है। संस्था के लोगों का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से ना तो किसी भी तरह की कोई सहायता मिल पा रही है और ना ही किसी कारणवश अगर किसी गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाने के लिए जेसीबी की सहायता नगर निगम की तरफ से ना ही सरकारी गौशालाओं की तरफ से नहीं मिल पाती। संस्था के सदस्यों की सरकार से अपील है कि उनको भी सरकार की तरफ से गोवंश की सेवा के लिए कुछ न कुछ सहायता मिलनी चाहिए। मीडिया की टीम ने संस्था के संचालक से विशेष बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सूर्यवंशी। आज हम बात करेंगे गौ सेवा को लेकर। हिंदू धर्म में गौ को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। उसी को देखते हुए हमारे साथ सेवा हैं जो कम उम्र से इस प्रकार संस्था में जुड़े रही हैं और गायों की सेवा करते रही हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा, ये पूछना चाहते हैं, कितनी उम्र से आप समाज सेवा में जुड़े हैं, क्या बताना चाहेंगे? 22 साल की उम्र थी। 22 साल की उम्र से मैं गौ सेवा में जुड़ा था। एक बार अपनी 22 की उम्र में एक गाय को देखा था रोड पर तड़पते हुए, तो वहाँ पर और भी कई लोग खड़े हुए थे और उसमें कुछ गौ सेवक भी थे। वो कॉल कर रहे थे एम्बुलेंस को बार बार, और उस दिन एम्बुलेंस कम से कम उन्होंने 20 कॉल की होंगी कहीं पर, और उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। अगले दिन वहाँ पर एम्बुलेंस आई और उस गाय को लेकर गई। उसका मैंने पता किया जिस हॉस्पिटल में वो गई थी, वहाँ पर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो वहाँ से मुझे लगा था कि भाई हमारे शहर को, बल्लभगढ़ को एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम धीरे धीरे हम गौ सेवा में जुड़े। उसके बाद मैंने भी एम्बुलेंस के नंबर लिए। 1 साल तक ये चलता रहा, हॉस्पिटल में भिजवाना गायों को। कहीं भी गाय दिख जाती है उसे हॉस्पिटल जाए, कोई मृत अवस्था में है तो उसका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसा लगा मुझे कि हमारे शहर को हॉस्पिटल की बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया, अपने साथियों को जोड़ा उस ग्रुप में, और उसके बाद हमने धीरे धीरे वहीं पर जाकर, जहाँ पर गाय घायल है या गोवंश कोई भी घायल है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। और उसके बाद 1-1.5 साल और लगा हमें। एक टीम हमारी बड़ी बनी। हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल अपने घर के पास ही बना दिया, मात्र 200 गज के प्लॉट में। वहाँ पर हमने चलाया धीरे धीरे। वहाँ पर गोवंश ज़्यादा होने लगे और जगह बहुत कम पड़ी, तो हमने वहाँ से फिर हॉस्पिटल बंद कर दिया, एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए। फिर हमने मलेरना रोड पर एक हॉस्पिटल खोला। मलेरना रोड पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, पर डोनेशन ना आने की वजह से फंड हमारे पास बहुत ही कम था। वहाँ पर जो सुविधाएं हमें चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाई। 2017 में हमने हॉस्पिटल खोला था मलेरना रोड पर। वहाँ पर सुविधा नहीं हो पाई। भाई चारा है, दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस हमारे पास थी नहीं, कहीं से एम्बुलेंस बुलाते थे, तो वहाँ मतलब हमारी कमियाँ पूरी नहीं हो पाई किसी वजह से। एम्बुलेंस जो आप बुलाते थे वो सरकारी फंड से होता था या आपने खुद फंड से आप? नहीं, एम्बुलेंस तो हॉस्पिटलों की आती थी, जैसे झज्जर हॉस्पिटल है और सरूरपुर हॉस्पिटल है, और भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं। उन हॉस्पिटलों से एम्बुलेंस आती थी। और जेसीबी का खर्चा हमारा होता था अंतिम संस्कार करने के लिए। जैसे जेसीबी अभी भी हम बुलाते हैं तो एक अंतिम संस्कार पर 1000 रुपये का खर्चा आता है। उसकी हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर हमारे पास हफ्ते में 2 या 3 गोवंश भी ऐसे आ जाते हैं जो मृत अवस्था में, उन्हें उनका अंतिम संस्कार करना है, तो 1000 रुपये पर गाय के हिसाब से बहुत हो जाता है। यही दिक्कत हमें वहाँ आ रही थी। वहाँ पर कुछ गायें, गोवंश ऐसे आते थे, एम्बुलेंस से उन्हें उतारा गया और उतारने के कुछ ही घंटों बाद वो मर जाते थे। शिवाजी, बात ये पूछना चाहते हैं कि गोवंश घायल होते हैं, उनके बाद उनकी सूचना जो आप तक पहुंचती है, उसके बाद आप अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं? हमें कहीं से भी कॉल आ जाती है, कोई भी गोवंश घायल है, कहीं से भी कॉल आई तो उसके बाद हम अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसका उपचार करते हैं। हम देखते हैं पहले कि ये यहीं पर उपचार से ठीक हो सकती है या नहीं। अगर उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हम उसका थोड़ा सा उपचार वहाँ पर करते हैं, उसके बाद उसे हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। और अगर वो वहीं ठीक हो सकती है तो उसका हम रेगुलर 2 या 3 दिन वहाँ जाकर उपचार करते हैं, जिससे वो ठीक हो जाए बिल्कुल। अगर घायल पशु है उसको आप लेके आते हैं, उसके बाद किस प्रकार की जो कठिनाई आपके सामने हॉस्पिटल तक लाने में होती है? सबसे बड़ी कठिनाई तो एम्बुलेंस की है। एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं जैसे झाड़ियों में, बहुत बड़े जंगलों में और गड्ढों में गाय मिल जाती हैं पड़ी हुई,
तो उन्हें निकाला और उसके बाद एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई तो हमें अपना प्राइवेट व्हीकल कोई करना पड़ता है, अपना खुद का रेंट लेकर। तो क्या कोई सरकारी संस्था या ये सरकारी कोई नगर निगम की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती आपको? नगर निगम की तरफ से मेरे को 7 साल हो गए गौ सेवा में जुड़े हुए, अभी तक कोई मदद नहीं मिली। अब पिछले 1 महीने से थोड़ी बहुत मदद मिलने लगी है, वो भी मैं उनको कॉल कर देता हूँ NIT की तरफ, तो वो वहाँ से गोवंश को लेकर और किसी भी निजी अपना गौशाला होती है वहाँ पर छोड़ देते हैं। कितने युवा हैं जो आपके साथ इस लगकर इस प्रकरण में आपका साथ देते हैं? लगभग हमारे 10 से 15 आदमियों की टीम है, युवा साथियों की। तो कितनी उम्र से आप समाज सेवा में जुड़े हैं और किस किस प्रकार के जो कार्य आप? मैं 22 साल की उम्र थी मेरी, मैं तभी से समाज सेवा में जुड़ गया था। मेरा समाज सेवा में जुड़ने का पहला कदम गोवंश को लेकर ही था। उसके बाद फिर कुछ गरीब परिवार मिले जिनकी लड़कियों की शादी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मौका मिला कुछ करने का, जैसे कुछ उनको दान दहेज करना, कहीं पर लड़की की शादी थी वहाँ पर 2-3 जगहों पे खाना बनवा दिया, जितनी भी उनकी बारात है घर परिवार है सबके लिए खाना बनवा दिया, ऐसे कुछ कार्य किए। तो लॉकडाउन का पीरियड काफी लंबा चला है, उसमें भी आपकी संस्था द्वारा काफी गरीब लोगों की मदद की है, उस बात को लेकर क्या बताएंगे? लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी आपदा थी गरीब परिवारों के लिए, मजबूर परिवारों के लिए जो डेली कमाने खाने वाले थे। तो उस आपदा को लेकर लॉकडाउन तब शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन शुरू होने के दूसरे दिन ही एक कदम उठाया था हमने भंडारा चालू करने का, कि एक छोटा सा भंडारा शुरू करते हैं। और उसमें तब मेरे साथ सिर्फ 2-3 लोग ही जुड़े हुए थे मेरी गली के आसपास के, और कदम उठा लिया था कि हाँ भंडारा शुरू करेंगे। और जैसे ही भंडारा शुरू किया, सबसे पहले हमने 100-150 आदमियों को किया था और अगले दिन ही वो 500-600 पे पहुंच गया। उसके बाद मेरे साथ जनता जुड़ने लगी, पब्लिक जुड़ने लगी, और मेरे साथी, युवा साथी, संगठन के लोग, ये सभी जुड़े। फिर धीरे धीरे डोनेशन आया, फंड आया, तो वो भंडारा लगभग डेली अपने आप ही 1700-2000 आदमियों का पहुंच गया, और वहाँ पर फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार से हमें वहाँ पर भी कोई मदद नहीं मिली थी। शिवाजी, ये पूछना चाहें गौवंशों की जो सूचना है वो आपको कैसे आपके पास तक पहुँचती है? मेरे नंबर लगभग बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में बट गए, क्योंकि मेरे को 7 साल हो गए हैं सेवा करते हुए, तो बहुत नंबर बट चुका है अब तो अपने आप कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे ध्यान फाउंडेशन है दिल्ली में, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उनके पास ज़्यादातर कॉल जाती हैं, तो उनसे भी कॉल मेरे पास ही आ जाती हैं, क्योंकि वो दिल्ली से हैं। तो फरीदाबाद में कोई भी गौवंश कहीं भी घायल होता है, तो अगर कोई वहाँ पर भी कॉल करता है, वो भी मेरे पास ही फ़ोन कर देते हैं, फिर मैं उनका उपचार कर देता हूँ। शिवाजी, कौन कौन है अपनी टीम में, थोड़ा सा उनका नाम भी विस्तार पूर्वक बता दीजिए। हमारी टीम में देव शर्मा है, और मुकेश यादव कॉलोनी, विजय यादव कॉलोनी, रमन, और अपना मोहित है, और शिव प्रताप जी हैं, दीपक ठाकुर है, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, लोकेश सैनी है, और ऐसे बहुत साथी हैं हमारे साथ। ये थे शिवा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये गौवंशों की जो सुविधा है या वो घायल हैं, उनकी जो मदद है वो ये इनकी टीम करती है, और कई समय से जो इनकी टीम जो बरकरार फरीदाबाद में काम कर रही है। कहीं भी अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जब अगर कहीं दूसरा नाम आएगा तो शिवा का नाम आएगा। और ये देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से इनको किस प्रकार की सुविधा मिलती है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।